गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे आज कल वाला और आज वाला मतलब 20th of July और 21st of July दोनों का हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चार टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं जिसमें से दो टॉपिक रहेंगे कल वाले न्यूज़पेपर से और दो टॉपिक रहेंगे आज वाले न्यूज़पेपर से। और ये टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर होते हैं। जैसे मिनिमम इनकम जो बिल जो है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और ये वैसे तो एक रीजनल न्यूज़ है लेकिन इसका नेशनल रेमिफिकेशन भी हो सकता है। कच्चा टीवी जो आइलेट है ये बेसिकली ज्यादातर आप प्रीलिम्स के हिसाब से मान सकते हो लेकिन मेंस में भी इस तरह के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसको आप कोट कर सकते हो। मैरिटल रेप वाले टॉपिक पे आज हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये पहले हो चुका है तो मैं इसे रिवीजन के अंदर कंसीडर करूंगा, लेकिन जो कुछ नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है। मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में बहुत पुराना है और बहुत समय से डिमांड हो रही है कि मैरिटल रेप जो है वो डिक्लेयर किया जाए एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 375 है रेप वाला उसके अंदर एक्सेप्शन दिया गया है मैरिटल रेप को। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिसेबल्ड्स को लेके जो रिजर्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ये कल वाले न्यूज़पेपर से एडिटोरियल जो है वो लिया गया है। आज वाले न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे एडिटोरियल आए नहीं थे तो मैंने सोचा कल वाले से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं, आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाकर भी विजिट कर सकते हो। जो 2024 के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए है। इसमें पूरा करंट अफेयर आपका मिलेगा, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, पूरा कोर्स आपको कवर करवाया जाता है अच्छे से, वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सैटरडे के दिन हमारी रोज क्लास होती है करंट अफेयर्स की, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से कवर करवाया जाता है। आज फ्राइडे है, ये क्लास कल होने वाली है। ये कोड यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। SC 1000 अगर आप उसमें ऐड करोगे तो ₹1000 का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रोमिसिंग मिनिमम इनकम इन राजस्थान। देखिए पहले मैं बता चुका हूं, बिल और एक्ट ये दो सेपरेट चीजें होती हैं, राइट। बिल एक प्रपोजल होता है जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो पास हो। गवर्नमेंट अगर के पास कोई आइडिया है जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं होता है, पहले उसके लिए कानून बनाया जाता है। और कानून बनाया जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर कानून बनाया जाता है। तो जो प्रपोजल होता है गवर्नमेंट का वो बिल के रूप में पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रपोज किया जाता है। उसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग होती है और उसके बाद वो एक्ट बनता है जब उसके ऊपर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो एक्ट बनता है। मतलब वो प्रॉपर कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। लॉ से पहले इट इज जस्ट अ बिल। प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? प्रीलिम्स में यूजली आपको एक्ट के बारे में पूछा जाता है, बिल के बारे में सवाल नहीं आते प्रीलिम्स में। मेंस में जो है बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछ सकता है, उसका उसको एग्जामिन करने के लिए पूछ सकता है, राइट, कि उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है बिल में, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है और एक्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये बिल जो है वो राजस्थान ने अभी प्रपोज किया जाएगा। तो इसमें है क्या वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इट इज टॉकिंग अबाउट द मिनिमम इनकम। मनरेगा के अंदर हम लोग कितने दिन का गारंटी देते हैं? 100 डेज की गारंटी देते हैं कि भैया साल में आपको 100 दिन के लिए तो काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी को 100 दिन के लिए काम नहीं मिलता है साल भर में तो सरकार उसको कॉम्पनसेट करती है। ठीक है, देख जैसे मान लो आपको 90 डेज के लिए काम मिला और आप मनरेगा में रजिस्टर्ड हो, तो 10 डेज के लिए जो आपको काम नहीं मिला है गवर्नमेंट उसके लिए आपको कॉम्पनसेट करती है। लेकिन ये जो 100 डेज हैं ये कर दिए गए हैं 125 डेज इन राजस्थान। मतलब नरेगा में चेंज नहीं हुआ है। ये एक्स्ट्रा जो 25 डेज दिए गए हैं ये सरकार ने अपनी तरफ से दिए हैं। ठीक है, एवरी ईयर 125 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी गई है। वहीं जो डिसेबल्ड हैं, विडोज और सिंगल वीमेन, इनको मिनिमम ₹1000 की जो है मिनिमम पेंशन देने का वादा किया गया है। ये भी वादा है, पास होगा तब की बात है। हालांकि स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहां पे बिल्स वगैरह अटकते नहीं है। सरकार चाहती है तो वो आराम से क्लियर हो जाते हैं। वहां पे इस तरह का पार्लियामेंट में तो फिर भी थोड़ा बहुत डिबेट डिस्कशन होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो कभी डिबेट डिस्कशन होता ही नहीं है। 5-5 मिनट के अंदर, 2-2 मिनट के अंदर बिल पास कर दिए जाते हैं।
वहाँ पे तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है डिबेट और डिस्कशंस की। तो ये क्या कहता है देखिए, एडिशनल 25 डेज़ ऑफ वर्क फॉर रूरल हाउसहोल्ड, देखिए रूरल है ये, अर्बन नहीं है। नरेगा जो हमारा होता है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। लेकिन राजस्थान में रूरल एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ अर्बन एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न भी है। राजस्थान देश में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे मनरेगा के जैसा एक कानून है जो अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये जो प्रोविजन दिया गया है 25 एक्स्ट्रा डेज वाला, ये सिर्फ और सिर्फ रूरल में है, ध्यान रखना है आपने। 100 डेज के जो मनरेगा के अंदर था उसको ये कंपनसेट करेगा। अ टोटल ऑफ 125 डेज हुआ गारंटी, इन्होंने यहाँ पे पहले बता ही दिया है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स, इफ द गवर्नमेंट फेल्स to provide employment within 15 days when demand was made, the applicant would be entitled to receive unemployment allowance। आपने डिमांड रखी कि मुझे काम चाहिए, और कौन डिमांड करेगा? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है ये। अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है वो डिमांड करता है कि मुझे काम चाहिए, मान लो आपने 1 अगस्त को डिमांड रखा, तो आपको अगले 15 अगस्त तक काम मिल जाना चाहिए अंडर प्रोविजन। बट अगर आपको अगले 15 दिन तक काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट फिर आपको कॉम्पनसेट करेगी। ये अब गवर्नमेंट का फेलियर है कि आपको काम नहीं दिया जा रहा है। आपने तो बोल दिया कि मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूं, तो आपको कंपनसेट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एवरी पर्सन फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली एबल्ड, विडो, सिंगल वुमेन विद प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी इज एंटाइटल्ड टू पेंशन। मैंने आपको बता ही दिया, 1000 रुपए का यहाँ पे पेंशन मिलने वाला है। पेंशन शैल बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 15% एनम। हर साल जो है उसमें मतलब अगर 1000 रुपए हैं तो 150 रुपए, और फिर उसके बाद उसका 150, उसका उसका 15%, उसका 15%, इस तरह से दिया जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में अभी ये हुआ है, देश में और कहीं पे नहीं हुआ है, और हो सकता है इसका नेशनल जो है वो रेमिफिकेशन भी हो। कई सारे स्टेट वो फॉलो कर सकते हैं राजस्थान के इस एग्जांपल को। वैसे भी राजस्थान में भी अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की चीजें अनाउंस की ही जाती हैं। तो मिनिमम गारंटी स्कीम मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए, शहरी मतलब अर्बन, नरेगा क्या है? नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इंदिरा गांधी शहरी, ये बिल्कुल मनरेगा की कॉपी है, लेकिन ये अर्बन एरियाज में है। तो 125 डेज का दिया जाएगा, मतलब 20 डेज एक्स्ट्रा। मनरेगा में 100 दिन दिए जाते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बता ही दिया सारी चीजें। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ और ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए, रेज कच्चा थीवू तमिल्स इशू ड्यूरिंग द श्रीलंका प्रेसिडेंट विजिट, सीएम टेल्स पीएम। क्या कहते हैं देखिए, मिस्टर जो स्टालिन है, तमिलनाडु के जो सीएम है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा है, फ़ोन करके भी कहा है कि साहब अभी जो श्रीलंका के जो प्रेज़िडेंट हैं मिस्टर रनिल विक्रमसिंघे, वो इंडिया में आएँगे। तो उन्होंने कहा कि आप 2 मामले उनके सामने रखिए। जिन 2 मामलों में कौन-कौन से मामले हैं? पहला जो इश्यू है वो है कच्चा तीवी आइलैंड वाला, और दूसरा जो है वो तमिल इश्यू ऑल ओवर। राइट? तमिल इश्यू, और दूसरा जो है आइलैंड का इश्यू है। तमिल इश्यू के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ था, बहुत सारा एट्रोसिटीज़ हुए, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। हम लोग यहाँ पे अमेंडमेंट 13 की बात भी करते हैं। अमेंडमेंट 13 के अंदर श्रीलंका को अ, अमेंडमेंट 13 जो श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, उसके तहत जो तमिलियंस हैं वहाँ पे, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाना था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। तो तमिल इश्यू तो हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। कच्चा थीवू आइलैंड भी हमारे बीच में बहुत सालों से एक इश्यू फँसा हुआ है। ये एक आइलैंड है, छोटा-सा आइलैंड है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये जो रेड कलर में दिया हुआ है, ये कच्चा थीवू आइलैंड है। इसके यहाँ पड़ता है रामेश्वरम, राइट? और यहाँ पड़ता है जाफना, और ये अपने आता है पार्क स्ट्रेट। ठीक है? पार्क स्ट्रेट हमारे बीच में बाउंड्री है इंडिया श्रीलंका के बीच में। कच्चा थीवू आइलैंड की के बारे में उन्होंने बात किया है। देखिए, कच्चा थीवू आइलैंड पे सदियों से श्रीलंका के फिशरमैन और इंडिया के फिशरमैन दोनों ही इसको यूज़ किया करते थे। किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते थे? फिशिंग, और अपने उनके जो नेट वगैरह होते हैं ना, जो मछली पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं नेट का, उसको सुखाने के लिए और रेस्ट करने के लिए। अब भैया दिन भर आप फिशिंग करोगे तो खाना खाना खा वगैरह खाने के लिए यहाँ पे खाया करते थे वो लोग, रेस्ट किया करते थे, थोड़ा रेस्ट, और नेट वगैरह को सुखाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये
हुआ क्या, बाद में हम लोगों ने इसको 1974-1975 के बीच में इंडिया और श्रीलंका के अंदर 4 मैरीटाइम एग्रीमेंट हुए और हम लोगों ने इसको श्रीलंका को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो ये चीज़ें गलत हैं, इसकी वजह से जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं, उनके राइट्स इम्पैक्ट होते हैं एडवर्सली और श्रीलंका की जो नेवी है वो उनको हरास करती है और उनको अरेस्ट करती है, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। कच्चीदीव आइलैंड के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, देखिए क्या कहता है, इट्स अ इनहैबिटेड ऑफ शोर आइलैंड है, मतलब यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, ये खाली पड़ा हुआ है, पार्क स्टेट में, ठीक है। ओरिजिनली तमिलनाडु के जो जो है किंग हुआ करते थे रमनाड, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो रामानंतीपुरम, ठीक है, यहाँ के राजा हुआ करते थे रमनाड, वो इसको एडमिनिस्टर किया करते थे। और उस समय जो फिशरमैन होते थे इंडिया और श्रीलंका के दोनों ही यहाँ पे आया करते थे। ब्रिटिश टाइम में क्या होता था? ब्रिटिश टाइम में श्रीलंका और इंडिया दोनों इसको एडमिनिस्टर किया करते थे इक्वली, ठीक है? ये 14th सेंचुरी में बना था किसी वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से। 1921 में बोथ श्रीलंका एंड इंडिया क्लेम्ड द पीस ऑफ दिस लैंड फॉर द फिशिंग एंड द डिस्प्यूट रिमेन्ड अनसेटल्ड, क्योंकि तब तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में हुआ करता था। तो ब्रिटिश इंडिया में तो भैया कोई क्या ही पंगे लेगा? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, दोनों ही लोग इसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं। इट इज ओनली 285 एकड़ लैंड, लेकिन इश्यू बहुत बड़ा है। चाहे छोटा सा आइलैंड भी क्यों ना हो, जब हम लोग मैरीटाइम टेरिटरी की बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी हो जाती है ना? ये सिर्फ एक आइलैंड की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स की बात है। आपको पता है कि हमारे पास टेरिटोरियल वाटर होता है, कॉन्टिग्युअस जोन होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये आइलैंड जो भी इसको एडमिनिस्टर करेगा, इसका मतलब इसके आस-पास के एरिया में वो फिशिंग भी कर सकता है। और इंडिया क में जो तमिलनाडु में रहने वाले फिशरमैन हैं, वो बहुत बड़े-बड़े ट्रॉलर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन श्रीलंका में रहने वाले जो फिशरमैन हैं, वो आज भी छोटी-छोटी बोट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि इंडिया में बड़े-बड़े ट्रॉलर्स का यूज़ किया जाता है, तो तमिलनाडु की ये वाला जो वाटर है, यहाँ पे ज़्यादातर जो फिश है, वो खत्म होती चली जा रही है। तो इसकी वजह से मजबूरी में उनको अपनी बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है और कच्चातीवी आइलैंड के आसपास फिशिंग करनी पड़ती है इंडियन फिशरमैन को। तमिलनाडु वाले कहते हैं भाई इसमें हमारी क्या गलती है? क्योंकि यहाँ पे तो बोट्स यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे आज भी फिश काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, श्रीलंकन वाटर्स में अराउंड अराउंड पार्क स्ट्रेट और अराउंड दिस यू नो स्मॉल आइलैंड कच्चातीवू। तो होता क्या है, जो जब इंडियन फिशरमैन जाते हैं कच्चातीवू आइलैंड को क्रॉस करके, तो उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है बाय श्रीलंकन नेवी, उनको हरास किया जाता है कई बार, राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 1974 में आपको मैंने बता ही दिया कि उसको गिव हम लोगों ने फिशिंग राइट्स को गिव अप कर दिया था। तो ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कच्चातीव आइलैंड के बारे में, लोकेशन वगैरह के बारे में, ठीक है? तो इट्स अ नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम, ध्यान देना आपने, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट एग्ज़ाम में आपसे वो नॉर्थ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ इस तरह की चीज़ें पूछता है, तो वो थोड़ा-सा आपने ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए पड़ता है जाफना, जाफना से क्या है ये साउथ वेस्ट और रामेश्वरम से नॉर्थ ईस्ट, ये आपने ध्यान देना है। चलिए जी, छोटा-सा टॉपिक था। सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बिफोर 3 जज बेंच, ठीक है? देखिए, मैरिटल रेप होता क्या है? मैरिटल रेप का मतलब होता है कि जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ इंटरकोर्स करता है, ठीक है? वाइफ एग्री नहीं कर रही है, ठीक है? और वो हस्बैंड जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, उसे कहते हैं मैरिटल रेप। ये इश्यू इंडिया में बहुत पुराना है और कई बार अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने इसके बारे में जो जजमेंट भी दिया जा चुका है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा जाए। उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया था, वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया था। कुछ जजेस ने कहा था कि येस, क्रिमिनलाइज़ इसको करना चाहिए, कुछ ने कहा था कि नहीं, इसको क्रिमिनलाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मिसयूज़ वगैरह हो सकता है। तो ये मामला जो है काफ़ी समय से चल रहा है। उसके अलावा व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई फाइनल जजमेंट दिया नहीं है एज़ सच। तो अभी मैरिटल रेप वाला जो इश्यू है, वो 3 बेंच जजेस की बेंच में जा सकता है और इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो सकती है। देखिए, यहाँ पे होता है सेक्शन 375 की बात होती है, ठीक है? सेक्शन 375 में रेप के अलग-अलग कैटेगरीज़ डिवाइड की गई हैं। रेप को आप ये समझ लीजिए, हालाँकि डिफाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाया। बट एनीवेज़ सेक्शन 375 वो रेप के साथ डील करता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहती है
sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, पहले तो यहाँ पे 15 years था, is not a rape। देखिए, आर्टिकल सेक्शन 375 में देयर आर 6 इंसिडेंसेस जिसमें रेप के बारे में उन्होंने डिफाइन किया है। ये 6 के होते हैं रेप के। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी ही वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर वो 18 साल से ज़्यादा है, तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। दिस इज़ द एक्सेप्शन जिसको लेके सारा हंगामा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है। अभी जैसे हमारे पास डोमेस्टिक अब्यूज़ वाला जो आर्टिकल है, ठीक है? सेक्शन 948 ए जो कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की बात करता है। ये एक तरह से ये सिविल केस होता है, क्रिमिनल केस नहीं होता है। तो ये जो है वो डाइवोर्स के लिए जो है वो केस हो सकता है, लेकिन हस्बैंड को सजा नहीं मिलती है। तो इसका मतलब मैरिटल रेप वाले केस अभी इंडिया में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है कानून के द्वारा। तो उसको लेके यहाँ पे जो है आर्गुमेंट्स बनते हैं कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इसको क्रिमिनलाइज किया गया है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में। तो इसमें क्या-क्या आर्गुमेंट इनका देना है, ठीक है? द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्या कहता है देखिए, कंसेंट एंड द ऑटोनॉमी, जेंडर इक्वालिटी, एलिमिनेटिंग इम्punity एंड द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। मैरिटल रेप इज अ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भैया मेरा शरीर है, मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई और उसको डिसाइड नहीं कर सकता। तो एक जो वाइफ होती है, तो मैरिटल रेप में क्योंकि एक्सेप्शन मिल गया है, तो वाइफ की जो बॉडी ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। वाइफ अगर नहीं चाहती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो उसके साथ हस्बैंड जबरदस्ती भी कर सकता है और उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को हम लोगों ने खत्म कर दिया। यस। दूसरी बात, जेंडर इक्वालिटी। क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप इज एसेंशियल फॉर द प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। इट एक्नॉलेजेस दैट द बोथ पार्टनर्स इन अ मैरिज हैव इक्वल राइट्स। लेकिन अभी इक्वल राइट तो नहीं है, अभी तो हस्बैंड को ज्यादा राइट दे दिया गया है, राइट? दोनों को अपने शरीर के ऊपर इक्वल अधिकार है, हस्बैंड को भी है और वाइफ को भी है। हस्बैंड अपनी वाइफ को एज अ प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, ठीक है? गाली-गलौच भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। मान लो वो मारपीट भी नहीं करते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हस्बैंड अपनी वाइफ को एज अ सेक्स के लिए यूज कर सकता है। वैसे तो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मारता-पीटता है, गाली-गलौच करता है, ठीक है? लेकिन अपनी वाइफ को सेक्स के लिए यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकती। तो ये एक तरह से आप उसको प्रॉपर्टी, कमोडिटी की तरह ही तो यूज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक अ सेक्स टॉय। तो इसीलिए जो है मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, द लीगल सिस्टम कैन होल्ड परपेट्रेटर्स अकाउंटेबल एंड द एलिमिनेट द सेंस ऑफ इम्punity दैट मे एनकरेज सच एक्ट्स। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हस्बैंड जो है वो, उसको पता है कि तुम्हारे ऊपर केस नहीं हो सकता। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग, ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि कानून का कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ प्रोविज़न ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे परपेट्रेटर्स हैं, जो ये सब करते हैं, ठीक है? तो उनकी इम्punity खत्म हो जाएगी। अब वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि कानून है, राइट? और इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है ना? जैसे कई सारी जो ह्यूमन राइट्स या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट? उस केस में भी जो है इंडिया का इंटरनेशनल कमिटमेंट यहाँ पे बनता है। लेकिन देयर आर मैनी आर्गुमेंट जो कहते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? पहली बात तो मैरिटल प्राइवेसी और सैंक्टिटी की बात है, ठीक है? हमारे समाज में शादी को एक बहुत पवित्र सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन माना गया है, जिसमें प्राइवेसी का जो है वो मैटर होता है। यानी कि पर्दे के पीछे आप जो भी करते हो, इसमें स्टेट कुछ नहीं करेगा। पर्दे के पीछे जो कुछ भी होता है वो उनका पर्सनल मैटर होता है। हालाँकि इसमें अलग-अलग से डिबेट चलती है, ठीक है? दे बिलीव दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटीमेट मैटर ऑफ द मैरिड कपल्स। देखिए, मारपीट के लिए तो अलग से हमारे पास हरासमेंट का कानून है, ठीक है? मारपीट अगर कोई करता है, फिजिकल वायलेंस करता है, तो उसके लिए तो कानून है। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स जो उनके बीच में होता है या नहीं होता है, उनका प्राइवेट मामला है। स्टेट को इसके बीच में नहीं आना चाहिए, तो एक आर्गुमेंट ये कहता है। दूसरा आर्गुमेंट कहता है कल्चरल एंड द ट्रेडिशनल नॉर्म्स।
राइट? क्रिटिक्स ऑफन कल्चर कहते हैं कि भैया हमारा ये तो ट्रेडिशन है, कल्चर है और उसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके रिश्ते का एक अटूट जो है वो कारण है, बैकबोन है। जब शादी होती है तो वाइफ एक तरह से कंसेंट देती है कि यस यू कैन हैव फिजिकल इंटरकोर्स विद मी। लेकिन शादी के बाद जब वो कंसेंट को से मुकर जाती है, तो उनका ये कहना है कि वो कहीं न कहीं मैरिज के अंदर जो कंसेंट दिया गया था उसके अगेंस्ट में जाता है। एंड दिस इज़ अगेंस्ट आवर कल्चर एंड द ट्रेडिशनल नॉर्म। और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी पति परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट और वो सब चलता ही रहता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं। उनका ये कहना है कि ये फैमिली मैटर है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फैमिली के बीच में सुलझा लिया जाना चाहिए। लीगल इंटरवेंशन की क्या रिक्वायरमेंट है? एनीवेज़, डिफिकल्टी इन द एनफोर्समेंट, राइट? भई आप इसे एनफोर्स कैसे करोगे? राइट? प्रूफ ऑफ बर्डन ये सबसे बड़ी चीज़ है। कौन प्रूफ करेगा? कहाँ से आप प्रूफ लाओगे? क्या कोई वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है ऑफ कोर्स, राइट? कंसेंट दिया कि नहीं दिया, उसने मना किया कि नहीं किया, बर्डन ऑफ किसके ऊपर होगा? क्या वो हस्बैंड के ऊपर होगा? क्या वो वाइफ के ऊपर होगा? देखिए, वाइफ ने वाइफ तो यहाँ पे विक्टिम है ना। वाइफ ने अगर कहा है कि मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है, तो उसके ऊपर आप बर्डन तो नहीं डाल सकते कि अच्छा तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा रेप हुआ है। भाई वो कैसे प्रूफ करेगी? ऑब्वियस सी बात है। और हस्बैंड कैसे प्रूफ करेगा कि मैंने रेप नहीं किया? ये काम तो पुलिस का होता है जनरली, राइट? तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है मैरिटल रेप में, क्योंकि इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता और सिर्फ अपने हस्बैंड को अक्यूज कर देना, ये तो प्रूफ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ गुस्से में होती है, डिसग्रंटेड होती हैं और वो झूठे केस में भी फँसा सकती हैं, राइट? पोटेंशियल मिसयूज़ का तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे। इवन हमारे यहाँ पे जो फिजिकल अब्यूज़ जो होता है, उसमें भी बहुत सारे जो है फ़ॉल्स केस होते हैं। ऐसा कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है। तो यहाँ पे भी मिसयूज़ का चांस बहुत ज़्यादा बन सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से एंड ब्रेकडाउन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज ऑल्सो। भाई जब आप समझ के चलिए, हालाँकि देखिए जैसे यूरोपियन कंट्री अब का आप एग्ज़ाम्पल देते हो, वहाँ पे मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर घर में वहाँ पे औरतें अपने हस्बैंड के ऊपर जो है मैरिटल रेप का चार्ज लगा रही हैं। लेकिन जब इस तरह के चार्ज लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया वगैरह में हाइलाइट इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक आम आदमी का शादी के वाले जो इंस्टीट्यूशन है उससे भरोसा उठ जाता है। राइट? तो ये ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज भी हो सकता है। तो तो ये आर्गुमेंट है, इसके कुछ फेवर में और इसके कुछ अगेंस्ट में। आप एक बैलेंस तरीके से इसको समझ के चलिए और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनिटली आपको बराबर-बराबर पॉइंट वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगेंस्ट में ज़्यादा लिखो या फेवर उसमें ज़्यादा लिखो, ठीक है? आप एक तरह से बैलेंस बना के चल सकते हो। तो सॉल्यूशन इसमें यही नज़र आता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है? सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके बात होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इश्यू है, छोटा इश्यू नहीं है। तो इस स्टेक होल्डर में बहुत सारे लोग हो गए भई। यहाँ पे गवर्नमेंट तो हो ही गई ऑफ कोर्स, यस। उसके अलावा स्टेट से आप लीजिए, लॉ मिनिस्ट्री से आप सलाह लीजिए, उसके अलावा एनजीओज़ वगैरह हैं, सिविल सोसाइटी हैं, वहाँ से आप सलाह लीजिए। और एक मामला यहाँ पे ये भी बनती है कि क्या ये जुडिशरी कर सकती है? ठीक है? क्या जुडिशरी इस एक्सेप्शंस को दूर कर सकती है? ये अगर ऐसा होता है तो ये कहीं न कहीं जुडिशियल एक्टिविज़्म हो जाएगा। क्योंकि ये मैरिटल रेप वाला जो इश्यू है, ये पूरे समाज को इम्पैक्ट करेगा, पूरी पब्लिक को इम्पैक्ट करेगा। और ये मामले पार्लियामेंट के थ्रू आए तो ज़्यादा बेटर है, रादर देन जुडिशरी। तो ये भी एक डिबेट यहाँ पे बनता है कि क्या जुडिशरी को इस तरह के मैटर में आना चाहिए, क्या सरकार को काम करना चाहिए, राइट? वो भी एक यहाँ पे चीज़ बनती है। चलिए जी। कॉमन चैलेंज फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी ये जो है एडिटोरियल आया था आज का। जॉब एंड द कल का आर्टिकल है बेसिकली एडिटोरियल। द जॉब एंड द करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है? इसमें 1-2 आर्टिकल्स की बात की है इन्होंने। जैसे हमारे पास एक पीडब्ल्यूडी एक्ट है, राइट? ये 1995 में हुआ। फिर इसको बीच-बीच में अमेंडमेंट भी किया गया, जो 3% रिजर्वेशन देता है डिसेबल्ड को इन एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है? पहले ये जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर होती थी रिजर्वेशन, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर भी कर दिया गया है। ये रिजर्वेशन नौकरी में है, प्रमोशन में नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। प्रमोशन में नहीं है, सिर्फ नौकरी में है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि प्रमोशन में भी जो है डिसेबल्ड लोगों को कंसीडर किया जाए। लेकिन सरकार ने उस बात को नहीं माना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना।
तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट का कोर्ट डाल दिया गया है अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है फॉर द प्रमोशन। A case of the reservation promotion for the person with a disability is pending in the Supreme Court of India for many years, which is equated with the denial of justice। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भैया अगर केस लटका रहेगा तो कैसे काम चलेगा यार। ठीक है। ऐसे तो जो बेचारे जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन चीजों से, है ना, वो कानून का वेट ही करते रहेंगे, कब कब जस्टिस मिलेगा, कब जस्टिस मिलेगा, कब जस्टिस मिलेगा। तब तक बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, लोग रिटायर हो जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जल्दबाजी में डिस्कशन लें, डिसीजन लें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं अगर हम लोग, उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इसलिए इसको एक और बात कही जाती है, दैट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अब तो मामला इतने सालों से कोर्ट के अंदर है, अब तो हम लोग ये नहीं कह सकते जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है जल्दी से जल्दी इसमें सुनवाई करनी चाहिए कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो प्रमोशंस में जो है वो रिजर्वेशन दिया जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जो है वो फेस करते हैं। डिफिकल्टी एबल्ड चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट टू अगली फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी लेवल पे चले जाइए, आप स्कूल में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, एक स्टिग्मा अटैच है। अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द डिसेबिलिटी फैमिली बिकम्स विक्टिम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन द ह्यूमन राइट अब्यूज। एक डिसेबल्ड पर्सन के साथ कोई बैठना पसंद नहीं कर रहा है, और अगर वो पॉवर्टी के साथ भी है, अगर पॉवर्टी भी है और डिसेबल्ड भी हो, तो समझ लो आपसे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं होगा इस सोसाइटी में, जहां पे डिसेबल्ड को लेके कोई अधिकार नहीं है। आप ये मान लीजिए 90% से ज्यादा जो डिसेबल्ड लोग हैं वो तो अनएजुकेटेड ही रह रहे हैं, उनको तो एजुकेशन वैसे भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली ही नहीं है। उनके लिए स्पेशल बेंच नहीं है, स्पेशल सीढ़ियाँ नहीं हैं, लिफ्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्पेशल उनके लिए बसेस नहीं हैं, राइट? वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो एक सोशियो इकोनॉमिक बर्डन के रूप में देखा जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे होता है। Denial of disability. Predominantly in the cases of the mental and the intellectual disability, the family members are reluctant to accept the disability or refer it to as physical illness and the treatable condition. The pseudo stigma attached to the such disability makes them hide the fact having a disabled or a challenged member at home, ultimately leading to the social isolation and the restrictive behavior. देखिए, अगर कोई फिजिकली अगर डिसेबल्ड है, मान लो किसी की टांग टूटी हुई है या कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, वो तो विजिबल है ना, वो तो दिख रहा है। उस केस में तो फैमिली मेंबर भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसे तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता सोसाइटी में। अरे सोसाइटी तो छोड़िए, फैमिली मेंबर्स तक इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अच्छा यार हमारा बच्चे में दिमाग थोड़ा सा कम है, लेकिन ये नॉर्मल बच्चा है। तो उसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, और जब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा पूरा आइसोलेट हो जाता है नॉर्मल सोसाइटी से। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिनायल ऑफ डिसेबिलिटी। फिजिकल रेस्ट्रेंट तो हम लोगों ने देख ही लिया। Yes, people with disability are often subjected to harmful treatment due to the prevailing superstition in their communities, है ना। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो किसी आत्मा के, किसी चुड़ैल के जो है उसके प्रभाव से हुई है। तो ऐसा भी जो है वो देखा जाता है कई बार। सॉरी। Black magicians and the quacks physical harm individuals and impose restrictive diets. All in the name of the curing the disability, we can result in a further harm. ठीक है। कई बार जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, तो जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके इलाज के लिए कई बार इस तरह की चीजें सलाह देते हैं कि आप इनको ये इस तरह की डाइट मत दीजिए, इनके इस टाइम इनको सोना चाहिए, ये इनको करना चाहिए, इस तरह की चीजें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली चेन वेन में भी बांधा जाता है कई बार, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें भी देखी जाती हैं। तो ये सब उनकी जो है मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है। सोशल एक्सक्लूजन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। भई जब आप कहीं पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे सोशल गैदरिंग्स में, तो आप अपने आप ही आइसोलेट हो जाओगे। स्कूल में फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे
वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कॉलेजेस में, समाज में, परिवार में जो फंक्शंस होते हैं, तो उनको उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। ये मान के कि ये तो डिसेबल्ड है। अरे! वो डिसेबल्ड है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है उसकी तरफ, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो उनको और ज़्यादा डिसेबल बनाता है। पहले तो वो फिजिकल डिसेबल्ड है, लेकिन आपका बिहेवियर उसको मेंटली डिसेबल्ड भी बना रहा है, क्योंकि आप उसको लगातार रिजेक्ट कर रहे हो, उसको रिजेक्टेड फीलिंग आ रही है, उसको लग रहा है कि वो सोसाइटी में अनवांटेड है। यस, deprivation of the poverty property rights also. Despite Indian laws granting all family members their share in the inherited property, person with disabilities are frequently denied these rights. है ना? एक परिवार में 4-5 बच्चे हैं, तो उसमें से जो डिसेबल्ड है, उसको तो अधिकार वैसे भी नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी का टेक केयर नहीं कर पाएगा। जो दूसरे बच्चे होते हैं, उनको अच्छे से ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली सी सच्चाई हमारे समाज में है। डिसीज़्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ द फाइंडिंग अ स्पाउस, भैया एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए हस्बैंड ढूँढना, वाइफ ढूँढना मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है। एक जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसके लिए ऐसा माना जाता है कि दूसरा डिसेबल्ड पर्सन ही हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। यस, बिकॉज़ इंडिया में मोस्ट मैरेजेस आर अरेंज्ड एल्डरली व्हेन अ फैमिली हैज़ अ मेंबर विद अ डिसेबिलिटी फाइंडिंग अ सूटेबल स्पाउस फॉर देम बिकम्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग ड्यू टू द स्टिग्मा अटैच्ड विद द डिसेबिलिटी। यस, क्योंकि इसे माना जाता है ये फैमिली इलनेस है, बहुत बार। बहुत बार ये माना जाता है कि अगर मान लो कोई लड़की है, अगर वो डिसेबल्ड के साथ अगर वो शादी करती है, तो उनके बच्चे भी डिसेबल्ड हो जाएँगे और वाइस वर्सा। तो इसीलिए लोग है उनको नॉर्मल जो है वो एबल्ड पर्सन नहीं मिल पाते हैं एज़ अ स्पाउस। इम्पैक्ट ऑन द सेक्सुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स, सेक्सुअल आइडेंटिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंडिविजुअल्स विद द डिसेबिलिटी फेस स्पेसिफिक डिसएडवांटेज इन दिस एस्पेक्ट, दे आर ऑफन सब्जेक्टेड टू ओवर प्रोटेक्शन, with parents treating them as a perpetual children and the suggesting that sex is only for the abled body and not relevant to them. जो डिसेबल्ड बच्चा घर में होता है, उसको हमेशा बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ज़िंदगी भर, राइट? और ये माना जाता है कि जो सेक्स और उसकी सेक्सुअल नीड्स को तो बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ़ एबल्ड लोगों के लिए है। तो कहीं न कहीं रिजेक्टेड फ़ील होता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिसेबल्ड वीमेन, तो वीमेन अगर डिसेबल्ड है भाई, फिर तो समझ लो हालत और भी ज़्यादा खराब है। क्योंकि पहले से ही यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऊपर से एक वीमन अगर डिसेबल्ड भी हो जाती है, तो और ज़्यादा, तो उसको मतलब लाइवलीहुड के तो चांस वैसे भी खत्म हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइजीनिक जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ होते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो सारी तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होती हैं। तो कहीं न कहीं और जो डिसेबल्ड वीमेन होती हैं उनको माना जाता है कि वो फैमिली के ऊपर लाइफ लॉन्ग बर्डन है, क्योंकि शादी तो उनकी वैसे भी नहीं हो रही है, तो माँ फैमिली उनको एज़ अ बर्डन की तरह ट्रीट करती है। तो उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, राइट? इस तरह की अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास एक राइट्स टू पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट भी है 2016, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों की बात करता है। कानून तो बढ़िया है, लेकिन लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। रिजर्वेशन भी दिया गया है, ठीक है? अलग-अलग स्टेट्स में भी दिया गया है, एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, एजुकेशन भी जो है हम लोगों ने यहाँ पे 6 टू 18 इयर्स की जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कर दी गई है, राइट? फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी, फंडामेंटल राइट भी है हमारा, एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक प्लेसेस आल्सो, इसके लिए भी जो है हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया था, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स जो होती है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई थी और ऑफेंसेस के लिए जो है पेनल्टीज़ वगैरह भी जो है इसके अंदर मेंशन की गई हैं। कानून तो है हमारे पास ठीक-ठाक, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिसेबल्ड हैं, वो लगातार डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन फ़ील करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो इट्स बट अ डिसेंट आर्टिकल, कंटेंट आपको ठीक-ठाक सा दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, थोड़ा-सा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, बट एक बार खुद से पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़े आपके दिमाग में ज़्यादा जाएँगी। ठीक है जी? चलो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, आपका मन करे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, चीता की डेथ हो रही है और एक फ्रंट पेज पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर आप थोड़ा देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह आजकल, तो एक बहुत ही ज़्यादा दुःख भरी घटना आई है मणिपुर से। हालाँकि ये न्यूज़ नई नहीं है, ये 4 मई की न्यूज़ है, जब वायलेंस शुरू हुआ था शुरुआत में वहाँ पे मणिपुर के अंदर कि 2 महिलाओं को नेकेड परेड कराया गया, उनका जो है सामूहिक बलात्कार किया गया और वो सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट सी हुई। अब वीडियो पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा दुखदाई है।
और अब जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर वायलेंस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। इतने महीने से वहां पे वायलेंस चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार उसके बारे में कुछ कहा है। दैट लॉ विल एक्ट फुल्ली माइट ऑन द गिल्टी, मतलब अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रधानमंत्री जी अभी भी कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो वो एक्शन लेंगे। ठीक है। हालाँकि इस एक्चुअली हरासमेंट वाले केस में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके अंदर और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। देखिए, वो तो कानून अपने काम करेगा, लेकिन सोसाइटी किस तरह से नीचे गिर गई है, वो एक यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ का जो है वो डाउनग्रेड हुआ है। ये ज़्यादा कंसर्न वाला मुद्दा है कि किस तरह से महिलाओं का यूज़ किया जा रहा है फॉर द रिवेंज पर्पज़। यस, उनकी डिग्निटी को जिस तरह से जो है वो तार-तार किया जा रहा है इन द नेम ऑफ योर ओन नैरो इंटरेस्ट, ये बहुत जो है एक सोचने वाली बात है। तो ख़ैर इसके बारे में हम लोग डेफ़िनिटली आगे बात करेंगे, कोई ना कोई केस स्टडी आपके लिए लेके आएँगे। लेकिन आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।